25 मार्च 1971 ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री का एक काला दिन, जब एक मुल्क की सरकार ने अपनी ही फौज को अपनी ही आवाम को मारने का हुक्म जारी किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट और इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई जनरल टिक्का खान को, जिन्हें द बुचर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। जनरल टिक्का खान ने एक ऐसी लिस्ट तैयार की जिसमें ईस्ट पाकिस्तान के एजुकेटर्स, स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, इन सब का नाम था और ऑर्डर साफ था, शूट टू किल। हर वो आवाज़ दबा दिया गया जो वेस्ट पाकिस्तान की सरकार के लिए खतरा थी। शेख मुजीबुर रहमान को भी पाकिस्तानी आर्मी ने अरेस्ट कर लिया और वेस्ट पाकिस्तान भेज दिया। दिन दहाड़े हो रहे इस खून खराबे को देखकर ढाका में स्टेशन यूएस कॉन्सल जनरल आर्चर ब्लड ने अपनी सरकार को बार बार एक रिपोर्ट भेजी, जिस रिपोर्ट में वो कहते हैं 28 मार्च वो कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने ढाका में दहशत फैला दी है। 29 मार्च ही सेज पाकिस्तानी आर्मी घरों को आग लगा रही है और लोगों को पॉइंट ब्लैंक पे शूट कर रही है और हिंदूज उनके पोग्राम का स्पेसिफिक टारगेट हैं। 31 मार्च ब्लड रिपोर्ट्स अगेन पाकिस्तानी आर्मी ने 4000 से 6000 लोगों को मार दिया है। ये किलिंग्स इतनी खौफनाक थी कि आर्चर ब्लड ने इसे सेलेक्टिव जेनोसाइड का नाम दिया और जेनोसाइड जैसा वर्ड बहुत लाइटली यूज नहीं किया जाता है। पर वेस्ट पाकिस्तान में बैठे यूएस एम्बेसडर ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अमेरिकी सरकार याहिया खान को रोकने में सक्षम थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। Why did Americans look the other way when millions of people were raped and massacred? कैसे एक हुकूमत के ईगो ने दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा पैदा कर दिया था? कैसे एक देश के सिविल वॉर में इंडिया की एंट्री हुई? आइए शुरू से शुरू करते हैं। दिसंबर 1970 तक इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरे बंगाल में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट को हवा मिल सकती थी, यूनाइटेड बंगाल का मूवमेंट शुरू हो सकता था और ऐसा भी हो सकता था कि पूरा बंगाल एक कम्युनिस्ट पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में चला जाता, जो कि इंडिया के लिए खतरा थी। पर अवामी लीग की 1970 की इलेक्शन की मैसिव विक्ट्री ने ग्राउंड रियलिटी चेंज कर दी थी। ईस्ट बंगाल का सेपरेशन मूवमेंट अब एक रियलिटी बन चुका था। अवामी लीग की मैसिव विक्ट्री के बावजूद जब याहिया खान ने उन्हें उनका हक देने से मना कर दिया, उन्हें सरकार नहीं बनाने दिया, तो ईस्ट बंगाल के लोगों को और शेख मुजीब को यह साफ समझ में आ गया था कि इनकी नीयत नहीं है। उन्होंने अपने एक सीक्रेट सोर्स के जरिए इंदिरा गांधी को एक खत भिजवाया। उस खत में लिखा था कि आर्मी शोडाउन होने की सूरत में उन्हें गन्स, एम्यूनिशन, मेडिसिन, अनाज, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। पीएम इंदिरा गांधी ने तुरंत ही एक हाई प्रोफाइल मीटिंग का गठन किया, जिसका ऑब्जेक्टिव था ये तय करना कि ईस्ट पाकिस्तान को कैसे और कितनी मदद करनी है। इस मीटिंग में सारे टॉप लीडर्स, टॉप प्रोफाइल के लोग शामिल थे। रॉ चीफ आर.एन. काव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी.एन. हक्सर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टी.एन. कॉल और अन्य कुछ सीनियर्स लोग। 2 हफ्ते के अंदर ही इंडियन गवर्नमेंट और बीएसएफ की मदद से ईस्ट बंगाल के लीडर ताजुद्दीन अहमद और उनके बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स को शपथ दिलाई गई और एक देश वजूद में आ गया। इस देश का नाम था बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के वजूद में आने के बाद इंडियन पीएम पर यह प्रेशर था कि वो जल्द से जल्द बांग्लादेश को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज करे और ये प्रेशर डाला उनके अपोजिशन लीडर्स ने, बाकी अदर पार्टीज ने। बट पीएम वाज इन नो हरी। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ये मानना था कि किसी भी देश को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके पास रूल करने के लिए लैंड होना जरूरी है और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के पास अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया ने ऑफिशियली ये स्टैंड लिया वर्ल्ड के सामने कि ये इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान है। पर धीरे धीरे जब इंडियन बॉर्डर्स के अंदर ईस्ट बंगाल के लोगों के रेफ्यूजी की संख्या बढ़ने लगी, तो इट वॉज नॉट द इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान, इंडिया वॉज इन्वॉल्व। अब इंडिया के पास ऑप्शन था आर्म्ड फोर्सेज इंटरवेंशन, पर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने इस वक्त इंटरवेंशन से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास आर्मर्ड व्हीकल्स और ब्रिज बनाने के लिए इक्विपमेंट्स की शॉर्टेज है, जिसे पूरा करने के लिए आर्मी को वक्त चाहिए। और उनकी एक दलील ये भी थी कि मॉनसून के समय बांग्लादेश की मार्शी टेरिटरीज में घुसना बहुत बड़ा ब्लंडर होता। उन्होंने नवंबर का पीरियड अटैक के लिए बेस्ट बताया, क्योंकि विंटर के समय हिमालयाज की ओर से चाइनीज अटैक को भी निगेट किया जा सकता था। नाउ लेजेंड गोज दैट कि इंदिरा गांधी अप्रैल में ही अटैक करना चाहती थी, बट सैम मानेकशॉ ने साफ कर दिया, एंड आई कोट, इफ वी अटैक नाउ आवर डिफीट इज गारंटी। बट सच्चाई दरअसल कुछ और थी। फैक्ट ये है कि इंदिरा गांधी सैम मानेकशॉ से अग्री करती थी, पर उनकी ही पार्टी के कई लीडर्स और अपोजिशन के कुछ लीडर्स वॉर के फेवर में थे और उन्हें चुप कराने का एक ही तरीका था, सैम मानेकशॉ। और इस वक्त
पाकिस्तान को अटैक करना इतना सिंपल भी नहीं था। इसके कई कारण थे। पाकिस्तान 1965 के बाद एक स्ट्रॉन्गर आर्म्ड फोर्स थी। आर्म्ड इंटरवेंशन की सूरत में इंडिया को चाइना के इंटरवेंशन का भी खतरा था। इंडिया कुड नॉट अफोर्ड वॉर एट थ्री एंड्स। पीएम इंदिरा गांधी और पीएन हक्सर का मानना था कि इस समय आर्म्ड इंटरवेंशन एक डिप्लोमेटिक ब्लंडर होता। वर्ल्ड पावर विल सी दिस एज अ हॉस्टाइल मूव बाय इंडिया। इसलिए बांग्लादेश को सपोर्ट करने का दूसरा तरीका चुना गया, गुरिल्ला मूवमेंट। यानी उनकी जो मुक्ति फौज थी, मुक्ति बाहिनी थी, उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई किया गया, उन्हें ट्रेन किया गया ताकि वो अपनी युद्ध लड़े, वो अपनी जंग लड़े और किसी तरह से युद्ध को जितना हो सके लंबा खींचे, टाले। उस वक्त रशिया में स्टेशन्ड इंडियन एम्बेसडर डीपी धार ने इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए कहा, पाकिस्तान की हाईली ट्रेंड आर्मी की इमीडिएट हार से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। उनका प्लान था कि ईस्ट बंगाल एक ऐसा दलदल हो जाए जिसमें पाकिस्तानी आर्मी की स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज दोनों ड्रेन हो जाए, दोनों खर्च हो जाए। वो इसे 1-2 हफ्ते का स्ट्रगल नहीं बल्कि 1 से 2 साल के युद्ध की तरह प्लान करना चाहते थे। पर मुक्ति बाहिनी पाकिस्तानी फोर्सेस के आगे नहीं टिक पा रही थी। दे वर अ कंप्लीट फेलियर। इट वाज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग। और धीरे धीरे इंडियन टेरिटरीज में रिफ्यूजीज की संख्या बढ़ती जा रही थी। मई 1971 में इंडिया में लगभग हर दिन 1 लाख रिफ्यूजीज घुस रहे थे, यानी हर मिनट 72 रिफ्यूजी। पीएम इंदिरा गांधी ने वर्ल्ड पावर से अपील की, यूएस से अपील की कि वो इंटरवीन करे और पाकिस्तान को इस ब्रुटैलिटी से रोके। पर इस वक्त यूएस का इंटरेस्ट ईस्ट पाकिस्तान में मरते हुए, रेप होते हुए लोग नहीं थे। उनके लिए ह्यूमन राइट से ज़्यादा ज़रूरी था याहिया खान का साथ। उन्हें याहिया खान की ज़रूरत थी। यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने फेमसली कहा, डोंट स्क्वीज याहिया, यानी बांग्लादेश के मुद्दे पर याहिया खान पर ज़्यादा दबाव मत बनाओ। पर कारण यूएस का चाइना में इंटरेस्ट। अक्टूबर 1971 में यूएन ने चाइना को एज अ परमानेंट मेंबर एक्सेप्ट कर लिया और उस वक्त यूएस के रिलेशन कम्युनिस्ट चाइना और सोवियत दोनों से अच्छे नहीं थे और सोवियत पे किसी भी तरीके का बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए ज़रूरी था कि वो चाइना को अपने स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ला सके और चाइना से बात करने के लिए उसे एक मीडिएटिंग कंट्री की ज़रूरत थी। एंड दैट्स वेयर पाकिस्तान केम इनटू पिक्चर एंड पाकिस्तान वाज मोर देन हैप्पी। उन्हें पता था कि यूएस अगर उनके सपोर्ट में रहेगा तो इंडिया उस पर अटैक करने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। और जैसे ही पाकिस्तान की मदद से चाइना और यूएस के बीच में मीटिंग फिक्स हो गई तो हेनरी किसिंजर, यूएस के बहुत बड़े डिप्लोमेट हेनरी किसिंजर इंडिया आते हैं और वो पीएम इंदिरा गांधी और पीएन हक्सर से एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आपको अगले कुछ महीने तक कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, अगले कुछ महीनों तक। क्या होने वाला था इन अगले कुछ महीनों में? हेनरी किसिंजर ये चाहते थे कि अगले कुछ महीनों के अंदर माओ जेडोंग और रिचर्ड निक्सन की मीटिंग होने वाली थी और उसके पहले ईस्ट पाकिस्तान का मैटर एस्केलेट ना हो। भले ही ईस्ट पाकिस्तान के लोग मर जाएं, कट जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी प्रायोरिटी थी चाइना के साथ रिलेशनशिप। इनफैक्ट जुलाई 1971 में तो रिचर्ड निक्सन ने इंडिया को सीधे तौर पर धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान में कोई भी हरकत की तो उन्हें एड का एक ढेला पैसा नहीं मिलेगा। फाइनली निक्सन, माओ जेडोंग और शाओ इनलाई की मीटिंग होती है और उसके बाद चाइना ये डिक्लेयर कर देता है कि वॉर की सूरत में वो पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा। दिस वाज एक्चुअली अ बेट फ्रॉम चाइना। चाइना बेसिकली ये टेस्ट करना चाहता था कि वॉर की सूरत में यूएस की कमिटमेंट क्या और कितनी होगी और यूएस ये चाहता था कि उसे किसी भी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के मसले में एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व ना होना पड़े। इसीलिए उनका ऑब्जेक्टिव साफ था, ये वॉर एस्केलेट नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हेनरी किसिंजर ने इंडियन एम्बेसडर टू यूएस एल के झा को बुलाकर कड़े शब्दों में कहा, इंडियन शुड बी अंडर नो इल्यूजन दैट इफ दे गो टू वॉर दे विल बी अनशर्टेड हेल टू पे। यानी इंडिया ने अगर वॉर की सोची भी तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और चाइना के इंटरफेरेंस की सूरत में यूएस भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। दिस वॉज अ शॉक फॉर इंडिया। दे न्यू दैट दे आर ऑन देयर ओन। अब इंडिया के पास एक आखिरी दाव बचा था जो कि इंडिया का पीएम इंदिरा गांधी का मास्टर स्ट्रोक था, सोवियत यूनियन। 9 अगस्त 1971 को यूएसएसआर और इंडिया के बीच में एक पीस और फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई। उस ट्रीटी के आर्टिकल 9 में ये क्लॉज इंक्लूड किया गया कि दोनों देशों में से किसी पर भी अगर कोई अटैक होता है या कोई सिक्योरिटी थ्रेट होता है तो दूसरा देश उसकी मदद को आगे आएगा। यूएस, चाइना एंड पाकिस्तान वेर शॉक्ड। दे डिड नॉट सी दिस कमिंग। हेनरी किसिंजर ने कहा कि मॉस्को ने इस ट्रीटी को साइन करके बारूद के ढेर में जलती हुई तीली डालने का काम किया है। अब ये समझना जरूरी है कि ये ट्रीटी किन हालात में साइन हुई थी। पीएम इंदिरा गांधी के लिए ये ट्रीटी साइन करना आसान नहीं था क्योंकि उस वक्त इंडिया के फूड सप्लाईज, ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो एड था वो सब यूएस के थ्रू आता था। ऐसे में इट वॉज अ पॉलिटिकल सुसाइड
और अपोजिशन पार्टी लाइक स्वतंत्र पार्टी एंड जनसंघ वेर एक्चुअली लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। उनके लिए एक मौका था पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलने का। पर इंडिया के पास चॉइस की लग्जरी थी नहीं। इट वॉज नॉट देयर फर्स्ट चॉइस, इट वॉज देयर लास्ट मूव। अब इस ट्रीटी का असर क्या हुआ? 1 नवंबर को रेडियो पाकिस्तान में जनरल याहिया खान ने यह अनाउंस कर दिया कि अगर इंडिया ने अटैक किया तो चाइना इंटरवीन करेगा। चाइनीज इस पाकिस्तानी बड़बोलेपन से बौखला गए। उन्होंने 5 नवंबर को जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ एक मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने भुट्टो को यह समझाया कि अगर इंडिया अटैक करता है तो आपको इस वॉर को लंबे समय तक खींचना चाहिए ताकि चाइना इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया को एज ए विलेन पोर्ट्रे कर सके। जुल्फिकार अली भुट्टो वाज शॉक्ड। उन्हें लगा था कि वॉर की सूरत में चाइना एक तरफ से फ्रंट खोल देगा, पर चाइना ने ऐसी कोई भी कमिटमेंट नहीं दी। कारण था इंडिया सोवियत ट्रीटी। चाइना को यह साफ पता था कि इंडिया पर अटैक करने का मतलब है सोवियत के खिलाफ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स को एस्केलेट करना, जो उस वक्त चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता था। कारण था चाइना का खुद का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। चाइनीज इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार माओ जेडोंग की सुप्रीमेसी, उनकी लीडरशिप खतरे में थी। उनके अपने आर्मी जनरल्स ही उनके खिलाफ बगावत करने पर उतारू थे। ऐसे में वो अपना घर का मुद्दा देखते या पाकिस्तान की मदद करते। बात तो सही है। और इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में दूसरे देश के ऊपर मोर्चा खोलना, इट वुड हैव बीन अ ब्लंडर। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में रिफ्यूजीज की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इट हैड क्रॉस्ड मिलियंस। इंडिया के पास अब आर्म्ड इंटरवेंशन चॉइस नहीं था, नेसेसिटी था। पर इसके ठीक पहले इंदिरा गांधी ने अपना आखिरी दांव खेला। वो यूएस, यूएसएसआर और यूरोप की यात्रा पर निकल पड़ती। ऑब्जेक्टिव था वेस्टर्न पावर्स को, वहाँ की पब्लिक को इंडिया के डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में जानकारी देना। उन्हें ये बताना कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है तो ब्लेम इंडिया का नहीं है, जिम्मेदारी इंडिया की नहीं है। इंडिया इज अ विक्टिम हियर। दिस was a massive diplomatic exercise. UK, France, Austria, USSR, Lebanon, West Germany, Belgium and US, इन सब देशों की उन्होंने यात्रा की और इन सभी देशों ने, एक्सेप्ट USSR, इन सभी देशों ने इंडिया के साथ रिफ्यूजी क्राइसिस पर सिंपैथी जाहिर की, पर किसी भी तरीके का कोई आर्म्ड सपोर्ट या पॉलिटिकल सपोर्ट देने से मना कर दिया। यूके के ट्रिप पे BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने इंडिया का स्टैंड बहुत क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट किया। Do you support a separate state in East Pakistan? You see, it's not a question of supporting or not. The question is what is likely to happen. I don't think we can shut our eyes to the situation in a neighboring state. And then finally, वो पहुंचती हैं वॉशिंगटन रिचर्ड निक्सन से मिलने। अब रिचर्ड निक्सन इंदिरा गांधी को पसंद नहीं करते थे पर्सनल लेवल पे, और इसका असर देखिए कि उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मीटिंग से पहले ओवल ऑफिस के बाहर 45 मिनट तक इंतजार कराया। गजब बेइज्जती है। It was highly inappropriate, but इंदिरा गांधी swallowed her pride for India. उस वक्त उनके लिए उनकी पर्सनल ईगो नहीं, देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट थी। फाइनली मीटिंग शुरू होती है। इस मीटिंग में 4 लोग थे, रिचर्ड निक्सन, हेनरी किसिंजर, इंदिरा गांधी और PN हक्सर। हिस्टोरियंस कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने बहुत क्लैरिटी के साथ इंडिया का स्टैंड रिचर्ड निक्सन के सामने रखा, पर रिचर्ड निक्सन ने ये साफ कर दिया कि वो ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं अपना सकते जिससे जनरल याहिया खान की लीडरशिप पर खतरा हो। रिचर्ड निक्सन ने यह भी कड़े शब्दों में कह दिया कि इंडिया का कोई भी मिलिट्री एडवेंचर उनके लिए डेंजरस हो सकता है। पर इंदिरा गांधी ने भी 2 टुक कह दिया कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का अब एक साथ रहना प्रैक्टिकल नहीं है। दैट शिप हैज सेल्ड। शी वाज शार्प एंड शी वाज ब्लंट। और रिचर्ड निक्सन को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लीडर से इतनी खरी खरी सुनने की आदत तो थी नहीं। ही वाज शॉक्ड। मीटिंग के बाद बौखलाए रिचर्ड निक्सन ने हेनरी किसिंजर से कहा, एंड आई कोट, "While she was a bitch, we got what we wanted too. She will not be able to go home and say that United States didn't give her a warm reception and therefore, in despair, she has got to go to war. We really slobbered over the old witch." किसिंजर ने भी निक्सन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि इंडियंस आर बास्टर्ड एनीवे। इसीलिए अगले दिन फिर से हुई मीटिंग में उन्होंने रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर के सामने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया ही नहीं। उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की, यूएस की फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कशन किया, बट शी डिड नॉट ब्रिंग अप द टॉपिक ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्राइसिस। रिचर्ड निक्सन वाज कंफ्यूज्ड, ही वाज फ्रस्ट्रेटेड। इस किस्से का जिक्र करते हुए हेनरी किसिंजर खुद अपने मेमोयर में लिखते हैं कि रिचर्ड निक्सन ने दुनिया के किसी भी लीडर के सामने इतना इंफीरियर फील नहीं किया। दिस मीटिंग वाज अनसक्सेसफुल और इंदिरा गांधी के पास अब एक ही चॉइस था, वॉर। इंडिया तुरंत लौटने के बाद इंदिरा गांधी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी चीफ के साथ एक मीटिंग करती हैं
और वॉर की तारीख तय की जाती है। द डी डे वॉज 4 दिसंबर 1971 और ये डेट भी रैंडमली नहीं चुना गया था। एक इंडियन स्पाई पाकिस्तानी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में पहले से मौजूद था और इंडिया को ये पता था कि पाकिस्तान 2 या 3 दिसंबर को इंडियन एयर बेसिस पे अटैक करने वाला है और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने इंडिया के कई एयर बेसिस पे अटैक किया। इस ऑपरेशन का नाम था चंगेज खान। इनफैक्ट जब आगरा एयर बेस पर अटैक हुआ तो ताजमहल को बहुत बड़े तिरपाल से ढक दिया गया ताकि वो चांदनी रात में चमक कर पाकिस्तानी एयर फोर्सेस के अटैक का शिकार न बने। इंडिया एक्सपेक्टेड दिस। जिस वक्त ये अटैक हुआ उस वक्त इंदिरा गांधी अपने एडवाइजर डीपी धार के साथ प्लेन में थी और पाकिस्तान के अटैक के बारे में सुनते ही डीपी धार ने कहा, एंड आई कोट, द फूल हैज डन एग्जैक्टली व्हाट वन हैड एक्सपेक्टेड। दिस इज एग्जैक्टली द मोमेंट इंदिरा गांधी वाज लुकिंग फॉर। पाकिस्तान के पहले अटैक करने के बाद अब इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्हें अग्रेसर होने का ब्लेम नहीं दे सकती थी। 3 दिसंबर की रात ऑल इंडिया रेडियो पर इंदिरा गांधी देश को संबोधित करती हैं। I speak to you at a moment of grave peril to our country and our people. Some hours ago, soon after 5:30 p.m. on the 3rd of December, Pakistan launched a full-scale war against us. The war for Bangladesh formally began. इंडिया के इस मैसिव डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज और पीएम इंदिरा गांधी के इस दौर की लीडरशिप के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।